हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सेंटर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉनिकल के करंट अफेयर्स। ठीक है, ये क्रॉनिकल नवंबर 2022 का संस्करण है। ठीक है, और जो इस चैनल पे नए हैं, जिन्हें नहीं पता, बता दूं कि ये क्रॉनिकल का कंप्लीट वीडियो नहीं है। ठीक है, जो टॉपिक आपको प्रतियोगिता दर्पण में दे दिए गए हैं, उन टॉपिक को छोड़कर जो एक्स्ट्रा टॉपिक है इस बुक में, सिर्फ उसी टॉपिक को इस वीडियो में कवर किया गया है। ठीक है, तो देखिए, आप जब पीडी के और क्रॉनिकल के ये दोनों टॉपिक, अब दोनों बुक का जो वीडियो है अगर पूरा देख लेते हैं तो आपके सभी करंट अफेयर्स जो हैं वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, पूरे मंथ का। उसके बाद कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, और इसके बाद आपको एमसीक्यूज के वीडियो आएंगे। ठीक है, मल्टीपल क्वेश्चंस, जहां आपको लगभग 125 क्वेश्चंस होंगे, लगभग होंगे। ठीक है, 120 भी हो सकते हैं। तो इन वीडियोस को, इन तीनों को देख लीजिएगा। एमसीक्यू में आपको मल्टीपल क्वेश्चंस का वीडियो होगा, जिसमें क्वेश्चन होगा और 4 ऑप्शन होंगे। ठीक है, ये जरूर देखिएगा, आने वाले वीडियो यही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्रॉनिकल के करंट अफेयर्स को, नवंबर 2022 के संस्करण को। शुरू करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम से, जहां पहला है 3 शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल। तो देखिए, 5 सितंबर को यूनेस्को ने भारत के 3 शहर को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सीरीज में शामिल किया। इसका जो मेन उद्देश्य है कि जो अन्य शहरों के बीच जो सांस्कृतिक और शैक्षणिक विचारों के आदान प्रदान को बढ़ाना तथा विकास के सभी चरणों में सीखने वाले शहरों को अन्य शहरों के साथ विचार और कलाओं के साझा करके उनका भी विकास सुनिश्चित करना। अब देखते हैं वो 3 शहर। तो पहला है आपको त्रिशूर। त्रिशूर आपको केरल में है और इसको सांस्कृतिक राजधानी के रूप में माना जाता है। केरल की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में त्रिशूर को माना जाता है। इसे यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सीरीज में शामिल किया गया है। ठीक है, सीरीज होगी, सिटीज होगा। ठीक है, सिटीज में शामिल किया गया है। फिर आपको है नीलाम्बूर। नीलाम्बूर आपको केरल में है। केरल का एक इको टूरिज्म डेस्टिनेशन है। ठीक है, फिर तीसरा है आपको वारंगल। वारंगल आपको तेलंगाना में है। तेलंगाना का एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। इन तीनों सिटीज को शामिल किया गया है यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में। ठीक है, भारत सहित विश्व के 44 देशों के 77 शहरों को वर्ष 2022 में इस सूची में शामिल किया गया। ठीक है, और इस 77 शहर में 3 आपको भारत के हैं। ठीक है, 3 भारत के हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है कि देश के सबसे बड़े रबर बांध गया जी बांध का उद्घाटन किया गया। तो देखिए, 8 सितंबर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विष्णुपद मंदिर के पास, जो फल्गु नदी पर है, वो देश के सबसे बड़े रबर बांध गया जी बांध का उद्घाटन किया गया। ये तीर्थ यात्रियों के लिए फल्गु नदी के दूसरी ओर सीताकुंड जाने के लिए रबर बांध के अलावा एक स्टील का फुट ओवर ब्रिज भी बनाया गया। इसे आईआईटी रुड़की के विशेषज्ञ द्वारा डिजाइन किया गया है और ये बांध जो है वो 411 मीटर लंबा और 95.5 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है दुनिया का पहला संस्कार केंद्र। राजस्थान के झुंझुनू जिला मुख्यालय के शिव शक्ति मंदिर परिसर में दुनिया का पहला संस्कार केंद्र खोला गया। ठीक है, खोला जाएगा। देखिए, देश भर की जो मैनेजमेंट की पढ़ाई करने वाले जो विशेषज्ञ हैं, ठीक है, जो देश में मैनेजमेंट की पढ़ाई कराते हैं, वो विशेषज्ञ और द्वारा बच्चों को संस्कार सिखाए जाएंगे और साथ में आध्यात्मिक का भी पाठ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जनवरी 2025 में इसे शुरू कर दिया जाएगा। दुनिया का पहला संस्कार केंद्र राजस्थान के झुंझुनू जिला में। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है आईबीएम क्वांटम में शामिल पहला भारतीय संस्थान। तो देखिए, आईबीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार मिशन। ठीक है, आईआईटी मद्रास जो है वो आईबीएम क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान बन गया। ठीक है, कौन हुआ? आईआईटी मद्रास। और इस नेटवर्क का जो उद्देश्य है वो है भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग कौशल विकास और अनुसंधान को आगे बढ़ाना। आईआईटी मद्रास को अब आईबीएम के सबसे उन्नत क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम के लिए क्लाउड आधारित एक्सेस प्राप्त होगा। ठीक है, और आईबीएम क्वांटम नेटवर्क के कुल 180 सदस्य हैं। ठीक है, कुल 180 सदस्य हैं। चलिए नेक्स्ट देखें।
नेक्स्ट टॉपिक है मिशन अमृत। मिशन अमृत सरोवर में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर। तो देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में विभिन्न ग्राम पंचायतों में 15,497 अमृत सरोवर को चिन्हित कर 8,462 से अधिक अमृत सरोवर विकसित करें और देश का पहला स्थान हासिल किया। ठीक है। और मिशन अमृत सरोवर का जो उद्देश्य है वो है कि भविष्य की पीढ़ी के लिए पानी का संरक्षण करना। ठीक है। प्रथम स्थान पे कौन रहा? उत्तर प्रदेश। और दूसरे स्थान पे है मध्य प्रदेश। और तीसरे स्थान पे जम्मू कश्मीर। मध्य प्रदेश में 1,668 सरोवर और जम्मू कश्मीर में 1,458 सरोवर। ठीक है। और देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जो है, अब हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में देखें तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 1,20,000 अमृत सरोवर का विकास होना है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 315 अमृत सरोवर को चिन्हित किया गया, जिसमें 256 का काम पूरा कर प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। कौन? लखीमपुर। ठीक है, लखीमपुर खीरी। अब देखिए उत्तर प्रदेश में गोरखपुर दूसरे स्थान पे है और फिर प्रतापगढ़ जो है वो तीसरे स्थान पर है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दुनिया की दूसरी सबसे अमीर व्यक्ति बने गौतम अडानी। गौतम अडानी जो है वो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने और ये बताया गया है फोर्ब्स के आंकड़ों में, जो सितंबर 2022 में जारी हुए फोर्ब्स के आंकड़े, उसमें गौतम अडानी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। देखिए पहले स्थान पे है आपको एलन मस्क। एलन मस्क कौन है? तो ये आपको स्पेसएक्स और टेस्ला के सीईओ हैं और इनकी कुल संपत्ति जो है वो 273.5 बिलियन डॉलर की है। 273.5 बिलियन डॉलर की एलन मस्क पहले स्थान पे हैं। दूसरे स्थान पे आ गए गौतम अडानी एवं फैमिली, भारत के हैं, 155.4 बिलियन डॉलर के साथ। फिर बर्नार्ड अर्नोल्ट एंड फैमिली तीसरे स्थान पर है 155.2 बिलियन डॉलर के साथ। फिर आपको जेफ बेजोस चौथे स्थान पे है। ठीक है, जेफ बेजोस चौथे स्थान पर 149.7 बिलियन डॉलर। और पांचवें स्थान पे है बिल गेट्स 105.3 बिलियन डॉलर। और आठवें स्थान पे आते हैं मुकेश अंबानी, भारत के रिलायंस के मुकेश अंबानी आठवें स्थान पर 92.3 बिलियन डॉलर के साथ। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है पोषण अभियान रिपोर्ट। तो देखा जाए तो नीति आयोग के द्वारा महामारी के समय पोषण अभियान जो है उसके शीर्षक वाला रिपोर्ट जारी किया गया। पोषण अभियान इन पैंडेमिक टाइम्स शीर्षक वाला रिपोर्ट जारी किया गया। देखिए रिपोर्ट के अनुसार केंद्र के प्रमुख पोषण अभियान के समग्र कार्यान्वयन के मामले में शीर्ष 3 बड़े राज्य जो हैं उसमें पहला है आपको महाराष्ट्र, दूसरा है आंध्र प्रदेश और तीसरा है गुजरात। फिर छोटे राज्य में अगर हम लोग देखें पोषण अभियान रिपोर्ट में जो छोटे राज्य में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है तो वो है सिक्किम। ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश में शीर्ष पे है दादर एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव। फिर पोषण अभियान के समग्र कार्यान्वयन के मामले में बड़े राज्यों में सबसे कम प्रदर्शन करने वाला जो है वो है पंजाब और हरियाणा। और इस रिपोर्ट के अनुसार 19 बड़े राज्यों में 12 का कार्यान्वयन स्कोर जो है वो 70% से अधिक है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं देश का पहला वर्चुअल स्कूल। देखा जाए तो देश का जो पहला वर्चुअल स्कूल है वो 31 अगस्त 2022 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा देश का पहला वर्चुअल स्कूल का शुभारंभ किया गया। ठीक है, वर्चुअल स्कूल दिल्ली में शुभारंभ किया गया केंद्रीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा। ठीक है। देखिए इस वर्चुअल स्कूल में देश भर के छात्र प्रवेश के लिए पात्र होंगे। ठीक है, इसका नियम है कि देश के किसी भी कोने से जो छात्र हैं वो इसमें नामांकन करा सकते हैं। ठीक है। और कक्षा जो है वो कक्षा 9 से 12 कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है। ठीक है, 9वीं से 12th के लिए। अब देखा जाए तो इनमें कक्षाएं जो होंगी वो ऑनलाइन होंगी, ऑनलाइन कक्षाएं होंगी और रिकॉर्ड किए गए जो व्याख्यान है, मतलब जो डिस्कशन है, रिकॉर्डिंग किया हुआ डिस्कशन है क्लासरूम का, उसको भी ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। ठीक है। और देखिए बच्चों का जो कौशल आधारित प्रशिक्षण के साथ साथ इसमें नीट, सीयूईटी, जी जैसी प्रवेश परीक्षाओं के लिए भी तैयार किया जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ। ई गवर्नेंस पोर्टल है समर्थ। 30 अगस्त 2022 को उत्तराखंड शिक्षा विभाग के द्वारा ई गवर्नेंस पोर्टल
समर्थ को लॉन्च किया गया। ठीक है, समर्थ लॉन्च किया गया। और समर्थ पोर्टल जो है वो प्रवेश परीक्षा, वेतन संरक्षण, 5 राज्य विश्वविद्यालय और 140 पब्लिक स्कूलों से संबंधित, ठीक है, नियुक्तियों के बारे में जानकारी सहित सभी प्रशासनिक और शैक्षणिक अपडेट प्रदान करेगा। और ये पोर्टल जो है वो 40 सैनिक अध्ययन मॉड्यूल तक पहुंच भी प्रदान करेगा। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम की ओर, जिसमें पहला है भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। तो 8 सितंबर 2022 को भारत और जापान के बीच ये दूसरा 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता टोक्यो में संपन्न हुआ। देखा जाए तो भारत की ओर से जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए। जापान का प्रतिनिधित्व किया रक्षा मंत्री यासुकाजु हमदा ने और विदेश मंत्री योशिमासा हायाशी ने। देखिए, जापानी रक्षा मंत्री के साथ जो बातचीत में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा उपकरण तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में साझेदारी के दायरे का विस्तार करने की आवश्यकता पर बल दिया और वैश्विक सुरक्षा की स्थिति को अत्यधिक चुनौतीपूर्ण मानते हुए उसके लिए आपसी सहयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि की आवश्यकता को दोनों पक्षों ने स्वीकार किया है। ठीक है, और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता के बीच दोनों देशों ने ऐसी नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के लिए प्रतिबद्धता दोहराई जो सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता संपन्न करती हो। ठीक है, इसमें आगे देखें तो दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग की प्रगति की समीक्षा भी वार्ता में की गई। 2+2 वार्ता के नतीजे पर संतोष व्यक्त करते हुए आगामी वार्ता भारत में कराने की सहमति दोनों पक्षों ने दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है भारत, यूएई और फ्रांस। भारत, यूएई और फ्रांस की पहली बैठक। ठीक है, भारत, यूएई और फ्रांस की पहली बैठक देखें तो ये 20 सितंबर 2022 को हुई। भारत, यूएई और फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र से अलग अपनी पहली त्रिपक्षीय मंत्री स्तरीय बैठक की। ठीक है, देखिए इस बैठक में रणनीतिक भागीदारी और सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के सदस्यों के बीच विचारों के सक्रिय आदान प्रदान और उस पर ध्यान देने के साथ साथ कूटनीति के लिए एक नए समकालीन तरीके पर चर्चा की गई है। ठीक है, और भारत और फ्रांस समुद्री देश में समुद्री प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक अनुसंधान, मत्स्य पालन, बंदरगाह और शिपिंग में दोनों देशों के वैज्ञानिक ज्ञान और महासागर संरक्षण में साझा योगदान करने के पर विचार किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है भारत यूएई समझौता। तो देखिए 7 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय और संयुक्त अरब अमीरात सरकार के शिक्षा मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। अब देखा जाए तो समझौता ज्ञापन में भारत के शिक्षा इकोसिस्टम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा लाए गए परिवर्तनों को शामिल किया गया और ये समझौता पर हस्ताक्षर की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा और दोनों पक्षों की सहमति से स्वतः इसका नवीकरण हो जाएगा। ठीक है, देखा जाए तो समझौता ज्ञापन 2015 में संयुक्त अरब अमीरात के साथ हस्ताक्षरित समझौते ज्ञापन के स्थान लेगा, जो कि 2015 से 18 के बीच में फिर ये समाप्त हो गया था। 2015 से 18 तक था और 18 में ये समाप्त हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा चालित हवाई वाहन, जिसका नाम है क्यूमिंगजिंग 50। क्यूमिंगजिंग 50 देखिए 3 सितंबर को चीन के द्वारा पूरी तरह से सौर ऊर्जा पे चढ़ने वाला मानव रहित हवाई वाहन क्यूमिंगजिंग 50 का पहला सफल परीक्षण किया। ठीक है, देखिए यह पूरी तरह से सौर पैनल द्वारा संचालित एक मानव रहित हवाई वाहन है और इसके पंखों की लंबाई जो देखें तो वो 164 फीट का है। ठीक है, पंखों की लंबाई 164 फीट। देखा जाए तो यह 20 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई से ऊपर उड़ता है, जहां बादलों को बिना स्थिर वायु प्रवाह होता है। ठीक है,
यह मानव रहित वाहन महीनों तक उड़ान भर सकता है और आवश्यकता पड़ने पर उपग्रह के रूप में भी काम कर सकता है। ये जंगल की आग का आकलन, संचार के लिए इस्तेमाल, अक्षय ऊर्जा, नई सामग्री और वैमानिकी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। और देखा जाए तो ये ड्रोन को विस्तारित अवधि के लिए, क्रियाशील रहने के लिए और उपकरणों का अधिकतम उपयोग करने में भी ये मदद कर सकता है। ठीक है। सौर ऊर्जा संचालित जो हवाई वाहन है क्यूमिंग जिंग 50। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय तूफान हिंडमनोर। ठीक है। उष्णकटिबंधीय तूफान है हिंडमनोर। अब देखिए तो हाल ही में हिंडमनोर नामक उष्णकटिबंधीय चक्रवात पश्चिमी प्रशांत महासागर के देशों को प्रभावित किया। ठीक है। नाम था हिंडमनोर। पश्चिमी प्रशांत महासागर के देशों को प्रभावित किया और ये 2022 का सबसे शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय तूफान माना जा रहा है, जिसे सुपर टाइफून हिंडमनोर कहा जा रहा है। इसने जापान और दक्षिण कोरिया के द्वीपों को प्रभावित किया। ये तूफान लगभग 241 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आया था। ठीक है। देखिए विभिन्न क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम क्या क्या है। तो क्षेत्र देखिए, अगर वेस्ट इंडीज हो या फ्लोरिडा के तट हो तो यहाँ उस चक्रवात को हरिकेन कहा जाता है। फिलीपींस के द्वीप समूह, चीन, जापान के तट पर इसे टाइफून कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में इसे चक्रवात कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिमी के तट पर इसे विली विलीज कहा जाता है और संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको में इसको टॉर्नेडो कहा जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब लोग करते हैं आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य में, जहां पहला है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर। पीसीए का फुल फॉर्म हो गया आपको प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क। ठीक है। 20 सितंबर 2022 को आरबीआई ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क यानी पीसीएएफ के दायरे से बाहर कर दिया। देखिए इसे जो खराब वित्तीय प्रदर्शन की वजह से जून 2017 में पीसीए फ्रेमवर्क के तहत लाया गया था। ठीक है। जून 2017 में सबसे खराब प्रदर्शन के कारण इन्हें लाया गया था पीसीए में, और उस समय बैंक के नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो एनपीए हैं उसमें अधिक वृद्धि हो गई थी, जबकि रिटर्न ऑन एसेट यानी आरओए बेहद कम हुई थी। ठीक है। देखिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया देश का एकमात्र सरकारी बैंक है जो पिछले 5 वर्षों से पीसीए के दायरे में था। ठीक है। 5 वर्षों से पीसीए के दायरे में था और बैंक के कामकाज को लगातार सुधार देखने को मिला है। ठीक है। अब जो है वो बैंक के कामकाज में लगातार सुधार देखने को मिला है। इसके बाद ही आरबीआई ने इसे पीसीए से बाहर किया है। ठीक है। देखिए जून 2022 में खत्म तिमाही के दौरान नेट प्रॉफिट जो है 14.2%। ठीक है। 14.2% यानी कि लगभग 234.78 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है अवैध लोन ऐप बैठक। तो देखिए 8 सितंबर को केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने नियमित बैंकिंग चैनलों से बाहर अवैध लोन ऐप से संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार करने हेतु बैठक की अध्यक्षता की। ठीक है। देखा जाए तो अवैध लोन ऐप को रोकने का निर्णय लिया गया और इसमें क्या निर्णय लिया, तो आरबीआई जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल होने वाले जो किराए के खाते हैं उसको निगरानी करेगा और निष्क्रिय गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की समीक्षा करेगा, रद्द करेगा ताकि दुरुपयोग नहीं हो सके। ठीक है। देखिए इस बैठक में मनी लॉन्ड्रिंग, कर चोरी, डेटा उल्लंघन तथा अनियमित भुगतान, एग्रीगेटर, मुखौटा कंपनी, निष्क्रिय गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी आदि के दुरुपयोग की संभावना का भी उल्लेख किया गया है। ठीक है। देखिए आरबीआई सभी वैध ऐप का श्वेत सूची तैयार करेगा। ठीक है। एक व्हाइट लिस्ट जारी करेगा सभी वैध ऐप का, और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि ऐप स्टोर पर केवल ऐसे श्वेत सूची वाले ऐप ही होस्ट किए जाए। आरबीआई ये सुनिश्चित करेगा कि एक समय सीमा के अंदर भुगतान एग्रीगेटरों का पंजीकरण हो
और उसके बाद किसी भी गैर पंजीकृत भुगतान एग्रीगेटर के कार्य करने की अनुमति न हो। ठीक है। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय मुखौटा कंपनियों को चिन्हित करेगा और दुरुपयोग रोकने के लिए उनका पंजीकरण समाप्त करेगा, दुरुपयोग को रोकने के लिए उनका रजिस्ट्रेशन समाप्त करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है आरईसी बनी महारत्न कंपनी। ठीक है, आरईसी बनी महारत्न कंपनी जो कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम है। देखिए, सितंबर 2022 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम यानी आईसी को महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम सीपीएसई का दर्जा दिया गया और अब 12 कंपनियां हैं महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाली। ठीक है, महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाली 12 कंपनियां हैं। फिर है कि महारत्न का दर्जा उस कंपनी को दिया जाता है जिसने लगातार बीते 3 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध लाभ कमाया हो या बीते 3 वर्षों के लिए उसका औसत वार्षिक कारोबार 25,000 करोड़ रुपए था। ठीक है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों यानी सीपीएसई का आशय ऐसी कंपनियों से होता है जिसमें केंद्र सरकार या अन्य सीपीएसई की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी 51% या उससे ज्यादा होती है। ठीक है, 51% या उससे ज्यादा होती है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है फार्मा सही दाम 2.0 ऐप है। देखा जाए तो 29 अगस्त को स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के रजत जयंती समारोह में इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 और फार्मा सही दाम 2.0 ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, देखिए, यह दवा मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 के तहत अनिवार्य विभिन्न प्रपत्र को जमा करने के लिए एकल खिड़की प्रदान करेगा। फार्मा सही दाम 2.0 ऐप में उपभोक्ता शिकायत हैंडलिंग मॉड्यूल के माध्यम से उपभोक्ताओं द्वारा शिकायतें शुरू करने की सुविधा। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है बल्क ड्रग फार्मा पार्क। बल्क ड्रग फार्मा पार्क तो सितंबर 2022 में 3 राज्यों हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात बल्क ड्रग पार्कों के लिए निर्माण हेतु सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई। 3 बल्क ड्रग पार्क निम्न है। पहला है गुजरात, भरूच जिला, जम्बूसर में। ठीक है, 2015.02 एकड़ में। फिर दूसरा है हिमाचल प्रदेश, ऊना जिला, हवेली में। ठीक है, 1402.44 एकड़ में। फिर तीसरा है आंध्र प्रदेश। ठीक है, पूर्वी गोदावरी जिला, कोडहाड़ा में, जो कि 200.45 एकड़ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि सितंबर 2022 में आरबीआई ने सख्त कदम उठाते हुए सोलापुर महाराष्ट्र स्थित किस ऋणदाता का लाइसेंस रद्द कर दिया? तो ये लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द किया गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि सितंबर 2022 में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन के लिए ईवोल्ट इंडिया ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की? ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ की है। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ। फिर नेक्स्ट है मूडीज ने अपनी रिपोर्ट जारी करते हुए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 8.8% से घटाकर कितना कर दिया? तो ये 8.8% घटाकर 7.7% कर दिया। फिर नेक्स्ट है कि सरकार ने 4 से 5 वर्षों के लिए पीएम गति शक्ति ढांचे के तहत कितने कार्गो टर्मिनल स्थापित करने की घोषणा की है? तो कुल 300 टर्मिनल स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है नियुक्तियां यानी अपॉइंटमेंट। पहला है तस्कर और विदेशी मुद्रा जोड़ तोड़ अधिनियम के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण यानी सफीमा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? यह किया गया है एमएन भंडारी को। फिर नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है वोल्कर तुर्क को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। फिर नेक्स्ट है भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस नियुक्त किया गया है। ये नियुक्त किया गया है अनिल चौहान को। और राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है डी वाई चंद्रचूड़ को। फिर नेक्स्ट है कि ब्रिटेन की 56वीं प्रधानमंत्री निर्वाचित कौन हुए? तो वो हुआ है लिज ट्रस। नेक्स्ट है
पीएम केयर्स फंड न्यास बोर्ड के सदस्य कौन बने? पीएम केयर फंड न्यास बोर्ड के सदस्य बने हैं रतन टाटा। फिर नेक्स्ट है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया है, वो कल्याण चौबे को चुना गया है। ठीक है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का अध्यक्ष कल्याण चौबे। फिर नेक्स्ट है देश की दूसरी, ठीक है, देश की दूसरी बड़ी रिफाइनरी कंपनी नायरा एनर्जी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया है प्रसाद के पनिक्कर को, प्रसाद के पनिक्कर। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं हम लोग निधन की ओर। पहला है उपलती कृष्णम राजू। उपलती कृष्णम राजू जो है वो रिबल स्टार के रूप से मशहूर थे, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और अभिनेता उपलपति कृष्णम राजू 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ये शारदा पीठ द्वारिका के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का मध्य प्रदेश के नीरसिंहपुर में 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जीन ल्यूक गोडार्ड। जीन ल्यूक गोडार्ड मशहूर फ्रांसीसी निर्देशक जीन ल्यूक गोडार्ड का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जस्टिस कमल नारायण सिंह। ये भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस कमल नारायण सिंह का प्रयागराज में 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे सबसे कम यानी 17 दिनों तक और 25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक भारत के 22वें मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, जिनका हाल ही में निधन हो गया, 96 वर्ष के थे। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है अभिजीत सेन। अभिजीत सेन जो थे वो प्रसिद्ध कृषि अर्थशास्त्री थे और योजना आयोग के पूर्व सदस्य अभिजीत सेन का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बिरजू शाह। बिरजू शाह जो थे वो 1994 में राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में कांस्य पदक विजेता थे। भारतीय मुक्केबाज बिरजू शाह का 48 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है नरेश कुमार। नरेश कुमार जो थे वो पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी और डेविस कप कप्तान नरेश कुमार का कोलकाता में 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आचार्य धर्मेंद्र। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल में शामिल रहे श्री प्रचंड खंड पीठाधीश्वर आचार्य स्वामी धर्मेंद्र महाराज का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं बुक्स एंड ऑथर में, जहां पहला है रजनी के मंत्र लाइफ लेसन्स फ्रॉम इंडियाज मोस्ट लव्ड सुपरस्टार। इसके लेखक हैं पीसी बालासुब्रमण्यम। नेक्स्ट है विल पावर द इनसाइड स्टोरी ऑफ इनक्रेडिबल टर्न अराउंड इन इंडियन वुमेन हॉकी। इसके लेखक हैं सोजर्ड मारिन। नेक्स्ट है फॉर्जिंग मेटल। फॉर्जिंग मेटल निपेंद्र राव एंड द पेन्नौर स्टोरी। इसके लेखक हैं पवन सी लाल। फिर नेक्स्ट है अटल जो अटल है। इसके लेखक हैं डॉक्टर इंद्र सिंह ठाकुर। ठीक है, अटल जो अटल है, लेखक हैं डॉक्टर इंद्र सिंह ठाकुर। फिर नेक्स्ट है इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके लेखक हैं आशुतोष राणाविकर। नेक्स्ट है फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड ऑफ द टाइम। इसके लेखक हैं रॉबर्ट एम वॉशबर्न। फिर नेक्स्ट है मेकिंग ऑफ अ जर्नल अ हिमालयन इको। इसके लेखक हैं मोहसिन हामिद। ठीक है, मोहसिन हामिद। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग विविध में। पहला है संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जीमेक्स 2022। तो 11 सितंबर 2022 को भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित जापान भारत समुद्री अभ्यास 2022 का छठा संस्करण बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया। ठीक है, और देखिए ये भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व 3 स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए युद्धपोत सह्याद्री, पनडुब्बी रोधी युद्धपोत कदमत और कवरती, इन तीनों युद्धपोतों ने इसका प्रतिनिधित्व किया भारतीय नौसेना का। और इस अभ्यास में 2 चरण शामिल था, एक था समुद्री अभ्यास और दूसरा था विशाखापट्टनम में एक बंदरगाह चरण। चलिए नेक्स्ट देखें।
नेक्स्ट है संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक। गगन स्ट्राइक के बारे में देखें तो सितंबर 2022 में भारतीय सेना की खरगा कोर और वायुसेना ने पंजाब के पटियाला में 4 दिवसीय संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक का आयोजन किया। इस अभ्यास में अपाचे 64E और एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर WSI का शक्तिशाली हथियार वितरण प्लेटफॉर्म के रूप में माना गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सारेक्स। सारेक्स समुद्री खोज और बचाव अभ्यास। तो देखिए 27 से 28 अगस्त को भारतीय तटरक्षक बल के चेन्नई में एक 10वां राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास सारेक्स 22 आयोजित किया। कहाँ हुआ? चेन्नई में। ठीक है, और इसका जो थीम था वो था समुद्री यात्री सुरक्षा के लिए क्षमता निर्माण। ठीक है, समुद्री यात्री सुरक्षा के लिए क्षमता निर्माण। ये द्विवार्षिकीय अभ्यास है और इस अभ्यास में 16 मित्र देशों के 24 विदेशी पर्यवेक्षकों ने भाग लिया। ठीक है, 16 मित्र देशों और 24 विदेशी पर्यवेक्षक ने भाग लिया। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी। तो देखा जाए तो 31 अगस्त 2022 को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के तहत भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने सिंगापुर के साइबर सुरक्षा एजेंसी के सहयोग से 13 देशों के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी का सफलतापूर्वक संचालन किया। थीम था रैंसमवेयर हमलों का मुकाबला करने के लिए सुदृढ़ नेटवर्क बनाना। साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव रेजिलियंस वर्किंग ग्रुप का हिस्सा है, जिसका नेतृत्व भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के अंतर्गत कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है वोस्तोक अभ्यास। वोस्तोक अभ्यास जो है ये 1 से 7 सितंबर के बीच हुआ। रूस के पूर्वी सैन्य जिले के प्रशिक्षण मैदान के एक बहुपक्षीय रणनीतिक और कमान वोस्तोक अभ्यास 2022 का आयोजन किया गया। ठीक है, देखिए इस अभ्यास में आपको भारत, चीन, लाओस, मंगोलिया, निकारागुआ, सीरिया और पूर्व सोवियत देशों के 50,000 से अधिक सैनिकों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, और भारतीय सेना की टुकड़ी में 7 से 8 गोरखा राइफल्स के सैनिक शामिल थे। चलिए नेक्स्ट है ऑपरेशन मेघ चक्र। ऑपरेशन मेघ चक्र के बारे में देखें तो ये 24 सितंबर 2022 को बच्चों के अश्लील फोटो और वीडियो की ऑनलाइन बिक्री और वितरण, ठीक है, जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है उसके खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े 2 मामलों में ऑपरेशन मेघ चक्र के तहत 19 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 56 ठिकानों पर छापेमारी की। सीबीआई के अनुसार छापेमारी इंटरपोल सिंगापुर से मिली सूचना और पिछले साल के ऑपरेशन कार्बन के दौरान जो प्राप्त खुफिया जानकारी थी उसी के आधारित पर हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं हम लोग पुरस्कार सम्मान में। पहला है 67वें फिल्म फेयर अवार्ड। ये 67वां फिल्म फेयर अवार्ड जो है वो मुंबई में आयोजित हुआ जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में। विजेताओं की सूची दी गई है। ठीक है, इसे पीडीएफ में दे दिया जाएगा, वैसे देख लिया जाए तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो शेरशाह को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स में सरदार उधम को दिया गया जो कि सुजीत सरकार की मूवी है, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक रहे विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे रणवीर सिंह 83 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स में रहे हैं विकी कौशल सरदार उधम के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है कृति सेनन रीनी के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स है विद्या बालन शेरनी के लिए। फिर है सर्वश्रेष्ठ भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। ठीक है, सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुनी गई है साई तमहांकर मिनी फिल्म के लिए। सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है पंकज त्रिपाठी फिल्म मिनी के लिए। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक जो है वो है बी प्राक शेरशाह मूवी में उनके गाने के लिए है। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका है आशीष कौर, ये भी शेरशाह के लिए दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है सुभाष घाई को। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सुभाष घाई को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखें।
अगला है 31वां व्यास सम्मान। तो ये 25 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में 31वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया। दिया गया किसे? तो डॉक्टर असगर वजाहत को। इनकी पुस्तक नाटक है महाबली के लिए, ठीक है, नाटक इनकी महाबली नाटक के लिए इन्हें दिया गया है, ठीक है। और डॉक्टर वजाहत का जो महाबली नाटक है वो मुगल सम्राट अकबर और कवि तुलसीदास पर केंद्रित है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं हम लोग रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2022 में। रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन के द्वारा 2022 में दिया गया है, ठीक है। और इस अवार्ड को जो व्यापक रूप से एशिया का नोबेल शांति पुरस्कार माना जाता है, एशिया का नोबेल शांति पुरस्कार। देखिए, केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और सीपीएम के वरिष्ठ नेता के शैलजा ने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया था, ठीक है। अब देखा जाए तो वर्ष 2022 के लिए जो चयनित व्यक्ति हैं, पहला है आपको सोथियारा चिम, ये एक मनोचिकित्सक है, कंबोडिया के हैं सोथियारा चिम। फिर है आपको तदाशी हटोरी, तदाशी हटोरी है आपको नेत्र रोग विशेषज्ञ और इनका देश है जापान। और बर्नडेट मैड्रिड, बर्नडेट मैड्रिड जो है वो बच्चों का चिकित्सक है, ठीक है, क्षेत्र है इसका बच्चों का चिकित्सक का, और ये फिलीपींस के हैं। फिर है गैरी बेंचेगीव, बेंचेगीव जो है ये कार्यकर्ता और फिल्म निर्माता है, इंडोनेशिया के हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है लोकनायक फाउंडेशन के वार्षिक साहित्य पुरस्कार 2022। इसके विजेता हैं तनिकेला भरानी, तेलुगु के हैं, तनिकेला भरानी जो है वो तेलुगु अभिनेता हैं, ठीक है। और यह पुरस्कार जो है वो आंध्र ज्ञानपीठ के रूप में लोकप्रिय है। लोकनायक फाउंडेशन का जो वार्षिक साहित्य पुरस्कार है वो आंध्र ज्ञानपीठ के रूप में लोकप्रिय है। और ये पुरस्कार राशि यहाँ दिया गया है आपको 2 लाख रुपए नकद पुरस्कार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड। स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड 19 सितंबर को गैर लाभकारी सामाजिक सांस्कृतिक और शैक्षणिक संगठन प्रदर्शनी अकेडमी की 38वीं वार्षिक बैठक संपन्न हुई। देखा जाए तो विजेता है आलिया भट्ट, विजेता है आलिया भट्ट, और भारतीय सिनेमा की सराहनीय योगदान के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है गोलकीपर ग्लोबल गोल्स अवार्ड 2022। तो देखिए ये 20 सितंबर को न्यूयॉर्क के लिंकन सेंटर में बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड 2022 जो है वो प्रदान किया गया, ठीक है। देखिए विजेता है राधिका बत्रा, भारत की हैं, और वंचित वर्ग के बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य और समाधान प्रदान करने के लिए उन्हें दिया गया, ठीक है। राधिका बत्रा कौन है? तो राधिका बत्रा जो है गैर लाभकारी संगठन एवरी इन्फेंट मैटर्स के सह संस्थापक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जारा जोया, अफगानिस्तान की है, जारा जोया अफगानिस्तान की है। अफगानिस्तान से जुड़े लोगों की कहानियां बताने में उनकी प्रतिबद्धता और समर्थन के लिए पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। और जारा जोया जो है वो समाचार एजेंसी रुखसाना मीडिया के संस्थापक हैं। नेक्स्ट है वेनेसा नाकाटे, वेनेसा नाकाटे जो है वो युगांडा के हैं, ये जलवायु कार्यकर्ता हैं। इन्हें सामाजिक क्रांति लाने के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए युगांडा की जलवायु कार्यकर्ता और अफ्रीका स्थित राइज अप मूवमेंट तथा ग्रीन स्कूल प्रोजेक्ट की संस्थापिका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है बीएल चेंज मेकर अवार्ड। बीएल चेंज मेकर अवार्ड 9 सितंबर को नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मानव उत्प्रेरक को सम्मानित करने के कार्यक्रम में चौथे संस्करण में पुरस्कार प्रदान किया। देखिए पुरस्कार की श्रेणी आपको चेंज मेकर ऑफ द ईयर, चेंज मेकर ऑफ द ईयर दिखा रहा है आपको, यहाँ भारत बायोटेक जेएमडी सुचित्रा एला और मिताली राज को दिया गया, ठीक है। इसी तरह से ये दिया गया है आपको चेंज मेकर डिजिटल फाइनेंस ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड, ये देहात को दिया गया है कृषि सेवाओं के लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में। फिर है आपको चेंज मेकर फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड, ये दिया गया है जेरोधा को डिस्काउंट ब्रोकरेज के अग्रणी के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपको चेंज मेकर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड, तो ये दिया गया है आपको
रमेश रलिया को दिया गया। ठीक है, नैनो यूरिया की आवश्यक कारक है। अब मूव करते हैं खेलकूद की ओर। ये खेलकूद जो है वो आपको क्रॉनिकल बुक का है। ठीक है, क्रॉनिकल का खेलकूद है। देखिए, चर्चित खेल व्यक्तित्व, पहला है कल्याण चौबे। पूर्व फुटबॉलर कल्याण चौबे का अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का अध्यक्ष चुना गया और शीर्ष पद के चुनाव में फुटबॉलर भाईचुंग भूटिया को इन्होंने हराया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सुरेश रैना। सुरेश रैना जो कि भारतीय क्रिकेट के एक स्टार क्रिकेटर थे, सुरेश रैना, इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा कर दी। ठीक है, देखिए, सुरेश रैना को मिस्टर आईपीएल के नाम से भी जाना जाता था। रैना जो है वो खेल के तीनों प्रारूप में शतक लगाने वाले पहले भारतीय भी हैं। इन्होंने 18 टेस्ट मैचों में एक शतक, 7 अर्धशतक के साथ 768 टेस्ट रन बनाए थे और 226 वनडे मैचों में 5 शतक, 36 अर्धशतक के साथ 5615 रन बनाए थे इन्होंने और 78 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में एक शतक, 5 अर्धशतक बनाए। गेंदबाज के रूप में इन्होंने 18 टेस्ट मैचों में 13 विकेट लिए, 226 एक दिवसीय मैचों में 36 विकेट लिए। ठीक है, नेक्स्ट है F1 एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2022। 11 सितंबर को इटली में एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स संपन्न हुआ। विजेता थे मैक्स वर्स्टापन, बेल्जियम के हैं और टीम रेडबुल से है। उप विजेता है चार्ल्स लेक्लर, मोनाको के हैं, टीम फेरारी से है। ठीक है, नेक्स्ट है यूएस ओपन 2022। तो 11 सितंबर को न्यूयॉर्क के आर्थर एस स्टेडियम में यूएस ओपन 2022 का फाइनल का आयोजन हुआ और देखा जाए तो पुरुष एकल में विजेता रहे थे कार्लोस अल्कारोज जो कि स्पेन के हैं और उन्होंने कैस्पर रूड को हराया जो कि नॉर्वे के हैं। फिर महिला एकल में है ईगा स्वियातेक। ठीक है, ईगा स्वियातेक पोलैंड के और ओल्स जाबूर को इन्होंने हराया जो कि टूनिशिया के हैं। फिर पुरुष युगल में जाएंगे तो विजेता है के सिनियाकोवा और बी क्रेजिस्कोवा। ठीक है, क्रेजिकोवस। ठीक है, बी क्रेजिकोवस और उप विजेता है श्री मैकनली और टी टाउनसेंड। ठीक है, फिर महिला युगल में विजेता है आपको एस सैंडर्स और जे पियर्स। एस सैंडर्स और जे पियर्स। ठीक है, और उप विजेता है के फिलिपकिंस और रोजर वेसलिन। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि आईसीसी के द्वारा 7 नए नियम लागू किए गए हैं। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है उन्होंने 7 नए नियम बनाए हैं जो कि 1 अक्टूबर को लागू कर दिए गए। उन 7 नियमों को देखें तो गेंद में लार का प्रतिबंध कर दिया गया है। गेंद में जो लार का इस्तेमाल होता है उस पर प्रतिबंध कर दिया गया है, पहला यही था। ठीक है, नंबरिंग करने जाइएगा उसको पीडीएफ में ठीक कर दिया जाएगा। गेंद को लार का इस्तेमाल प्रतिबंध कर दिया गया है और ये कोविड महामारी के बाद पिछले 2 साल से यह नियम लागू है और इसे आगे भी जारी रखा जाएगा। ठीक है, फिर है कैच आउट पर परिवर्तित नियम। देखें तो अगर कोई बल्लेबाज कैच आउट होता है तो आने वाला नया बल्लेबाज ही स्ट्राइक लेगा। ठीक है, पहले होता था क्या कि कैच के वक्त जो बॉल हवा में है तो उस समय तक अगर बैट्समैन रन ले रहा हो और नॉन स्ट्राइकर इन पे चला गया तो जो नया बैट्समैन आता था वो नॉन स्ट्राइकर इन पे आता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर बल्लेबाज ने शॉट लगाया और वो कैच आउट हुए हैं तो जो नया बल्लेबाज आएगा वही स्ट्राइक पे आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि अब 2 मिनट में स्ट्राइक जाने को तैयार। देखिए, नए आने वाले बल्लेबाज को वनडे और टेस्ट में 2 मिनट में स्ट्राइक के लिए तैयार हो जाना होगा। ठीक है, वनडे और टेस्ट में। और टी20 में अभी भी 90 सेकंड मौजूदा नियम से कोई बदलाव नहीं हुआ है, 2 मिनट में आने होंगे स्ट्राइक पे। फिर नेक्स्ट है कि फील्डिंग साइड को रहना होगा सतर्क। देखिए, गेंदबाज की गेंदबाजी करने के लिए दौड़ते समय अगर फील्डिंग करने वाली टीम का कोई खिलाड़ी मूवमेंट करता है तो अंपायर द्वारा डेड बॉल करार देने के साथ साथ बल्लेबाजी पक्ष को 5 रन दंड के रूप में दिया जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला नियम देखें। नेक्स्ट है कि पिच पर रहते हुए खेलना होगा। यदि कोई बल्लेबाज पिच से बाहर जाता है तो अंपायर उस गेंद को डेड बॉल करार देगा। ठीक है, यदि कोई बल्लेबाज पिच से बाहर जाता है तो अंपायर उसको डेड बॉल देगा। लेकिन अगर कोई गेंदबाज
बल्लेबाज को पिच के बाहर जाने को मजबूर करता है तो वो नो बॉल हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मांगडिंग को वैधता। मांगडिंग को अब अनुचित खेल से रन आउट सेक्शन में लाया गया है। इसके मायने में ये हुए एक, अब मांगडिंग में सामान्यतः रन आउट ही माना जाएगा। नेक्स्ट है गेंदबाजी से पहले थ्रो अब मान्य नहीं। देखिए, गेंदबाज के पास थ्रो फेंक उसे रन आउट करने का अधिकार होता था, लेकिन अब इसे डेड बॉल मानी जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है माउंटेन साइकिल विश्व कप। तो देखिए 4 सितंबर 2022 को यूसीआई एमटीबी एलिमिनेटर वर्ल्ड कप विश्व कप के लेह चरण में जर्मन साइकिल चालक पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में पहले स्थान पर रहे। ठीक है, जर्मन चालक है, पुरुष और महिला दोनों श्रेणी में पहले स्थान पर जर्मन रहे। ठीक है, फिर इस विश्व कप में 20 अंतरराष्ट्रीय, 55 राष्ट्रीय और स्थानीय साइकिल चालकों ने भाग लिया था और ये आयोजन समुद्र तल से 12,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं हम लोग दिवस की ओर, जहां 1 सितंबर को मनाया गया जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी का स्थापना दिवस। 2 सितंबर को मनाया गया विश्व नारियल दिवस, जिसका थीम है खुशहाल भविष्य और जीवन के लिए नारियल की खेती करें। इंग्लिश में कहें तो ग्रोइंग कोकोनट फॉर अ बेटर फ्यूचर एंड लाइफ। फिर है 1 से 7 सितंबर राष्ट्रीय पोषण दिवस मनाया गया, जिसको थीम है सेलिब्रेट अ वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स। फिर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया गया। 8 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया, इसका थीम था ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस। फिर है 9 सितंबर को मनाया गया हिमालय दिवस। हिमालय दिवस का थीम था हिमालय तभी सुरक्षित रहेगा जब उसके निवासियों के हितों की रक्षा होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 10 सितंबर। 10 सितंबर को मनाया गया है आत्महत्या की रोकथाम हेतु वैश्विक दिवस, जिसका थीम है लोगों में अपने काम के जरिए उम्मीद पैदा करना, मतलब क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। फिर 14 सितंबर को मनाया गया है हिंदी दिवस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 15 सितंबर। 15 सितंबर को मनाया गया है अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस थीम है लोकतंत्र, शांति और सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मीडिया की स्वतंत्रता के महत्व। फिर 15 सितंबर को मनाया गया है अभियंता दिवस, मतलब इंजीनियर्स डे फॉर इंडिया। फिर 16 सितंबर को मनाया गया है ओजोन परत संरक्षण दिवस। ओजोन परत का संरक्षण दिवस मनाया गया है। ठीक है, और इसका थीम है पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग, मतलब ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। तो नेक्स्ट है 21 सितंबर। 21 सितंबर को मनाया गया है विश्व शांति दिवस। विश्व शांति दिवस यानी वर्ल्ड पीस डे ये मनाया गया है, इसका थीम है नस्लवाद का अंत, शांति की स्थापना, एंड रेसिज्म बिल्ड पीस। नेक्स्ट है 25 सितंबर। 25 सितंबर को मनाया गया है अंत्योदय दिवस। अंत्योदय दिवस 25 सितंबर। फिर 25 सितंबर में आते हैं तो पुत्री दिवस मनाया गया है, जो कि सितंबर का चौथा रविवार होता है। पुत्री दिवस कब मनाया जाता है? तो सितंबर मंथ का चौथा रविवार को। फिर नेक्स्ट है 26 सितंबर। 26 सितंबर को मनाया गया है सीएसआईआर का स्थापना दिवस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब है 27 सितंबर। 27 सितंबर को मनाया गया है विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस यानी कि रीथिंकिंग टूरिज्म। इसका जो विषय है वो है रीथिंकिंग टूरिज्म। फिर 29 सितंबर को मनाया गया है विश्व हृदय दिवस, यानी कि यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट। 30 सितंबर को मनाया गया विश्व समुद्री दिवस, यानी कि हरित नौवहन के लिए नई तकनीकें या न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर ग्रीनरी शिपिंग। न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर ग्रीनर शिपिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, और जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर शेयर करें। और इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल में भी दिया गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऑनलाइन स्टडी सेंटर .in के
पीडीएफ सेक्शन से भी जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।